मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक पाठ में आज हम पढ़ेंगे संकलन अभिक्रिया को लेकर के। क्योंकि संकलन अभिक्रिया को जानने से पहले हमें यह अवश्य जान लेना चाहिए कि इस अभिक्रिया में कहीं न कहीं उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। अब उत्प्रेरक क्या है? तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या उसकी दर को घटा देते हैं। अर्थात अभिक्रिया के उपरांत ये शेष बचे रहते हैं, इन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, ये नष्ट नहीं होते हैं। अभिक्रिया पूर्ण होने पर भी ये शेष बचे रहते हैं। केवल और केवल इनका कार्य है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या अभिक्रिया की गति को मंद करना। तो इसमें संकलन अभिक्रिया में दो प्रकार के उत्प्रेरकों की इसमें चर्चा की गई है। जैसे आप देख रहे हो, पैलेडियम और निक्किल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, यानी कि केवल एकल बंध पाया जाएगा। तो यहाँ दे रखा है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निक्केल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारण वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। विशेष रूप से वनस्पति तेलों में साधारण रूप से लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, यानी कि डबल बॉन्ड वाली श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं यानी सिंगल बॉन्ड वाली श्रृंखलाएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर संकलन अभिक्रिया दे रखी है, जिसमें ये इधर दे रखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो निक्कल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जा रहा है, और इसमें अपने को प्राप्त हो रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। तो भोजन पकाने के लिए विशेष रूप से असंतृप्त वसा अम्लों का ही उपयोग करना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। इसके बाद में आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापन यानी कि दूर हटाना, अलग करना। हाइड्रोकार्बन में संकलन जैसे क्लोरीन की उपस्थिति में होता है, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र अभिक्रिया होती है और क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को अलग कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रक्रिया में उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण भी होता है। जैसे कि मेथेन का क्लोरीनीकरण किया गया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अभिक्रिया में देख सकते हैं Cl2 से क्लोरीनीकरण है और ये बन रहा है मेथिल क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, प्लस साथ में HCl का निर्माण हो रहा है। तो ये एक संकलन अभिक्रिया है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे एथेनॉल जिसको अल्कोहल भी कहते हैं। शराब जो बनती है वो एथेनॉल का ही रूप है, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। एक है एथेनोइक अम्ल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एथेनॉल यानी C2H5OH, जिसको अल्कोहल कहा जाता है और शराब भी इसी का रूप है। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है और ये सभी अल्कोहल पेय पदार्थ काव्य होता है, पेय पदार्थ के रूप में काम में आता है। ये एक अच्छा विलायक होता है, आसानी से घुल जाता है और इसका उपयोग इसीलिए टिंचर, आयोडीन यानी घाव धोने में, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। बैक्टीरिया को हाथों से नष्ट करने में काफ़ी उपयोग किया जाता है इसका अल्कोहल का। अल्कोहल से जैसे डॉक्टर भी किसी का इलाज करने जाता है तो अल्कोहल से वाइप करता है आफ्टर एंड बिफोर। अल्कोहल से हाथों को अच्छी तरह से धोता है, क्योंकि इसके अंदर ये अच्छा विलायक है, इसलिए जर्म्स को, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। तो एज ए टीचर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक के औषधि के रूप में भी ये काम में आता है। एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा भी आ जाता है, यानी दारू एक तरह से शराब। वैसे शराब पीना एक निंदनीय अपराध है, शराब नहीं पीनी चाहिए। शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध होती है। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी जैसे लीवर का सिरोसिस, यकृत का कैंसर वगैरह ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब एथेनॉल या अल्कोहल की होने वाली अभिक्रियाएं क्या क्या हैं?
तो सोडियम के साथ अभिक्रिया कैसी होगी? सोडियम के साथ यदि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करवा दें CH3CH2OH यानी C2H5OH, इसकी अभिक्रिया करवा दें तो अपने को हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है और साथ में सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है, जैसा कि यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सोडियम अल्कोहल के साथ क्रिया कर रहा है, सोडियम एथोक्साइड का निर्माण हो गया और साथ में हाइड्रोजन ये गैस प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी जल के अणु इससे निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एथीन का निर्माण होता है। जैसे कि अल्कोहल है, उसको सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जा रहा है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन का निर्माण हो गया और साथ में जल है उसका निर्जलीकरण हो गया, यानी जल के अणु यहाँ से अलग हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है, जल के अणु को अलग करने का कार्य करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है और अपने को एथीन, अल्कोहल से एथीन की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल या अल्कोहल के गुण देखें अपन तो क्या क्या गुण देखे जाते हैं। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल जो होता है उसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के रूप में इसको जाना जाता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिरका क्या है पूछा जा सकता है, सिरका कैसे बनता है। तो एसिटिक अम्ल या अल्कोहल है उसका 3 से 4% जो विलयन है वो ही सिरका कहलाता है और ये सिरका अचार वगैरह को परिरक्षित करने में काम में लिया जाता है। अचार को सुरक्षित करने के लिए, खराब होने से बचाने में काम में आता है। और शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक यदि पूछे या एथेनॉल का अल्कोहल का गलनांक पूछे तो 290 केल्विन इसका गलनांक होता है और शीत ऋतु में ये जम जाता है। इस कारण इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं क्योंकि इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। ठंडी जलवायु में ये क्या है, जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अच्छी खासी अम्लीयता होती है। खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। यहाँ पर एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया दे रखी है कि अल्कोहल से किस प्रकार से एस्टर अपन निर्माण कर सकते हैं। अल्कोहल से एस्टर का निर्माण ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र बना सकते हैं इसका और प्रयोग को भी अपन क्रियाकलाप 4.8 को अपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रयोग में हम प्रकनली लेते हैं, उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद डाल लेते हैं, फिर एथेनॉल और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल उसमें मिलाते हैं, 5 मिनट तक उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर हम मिश्रण को मिला करके देखते हैं और उसको सूंघते हैं तो अपने को एस्टर यानी फलों जैसी गंध अपने को प्राप्त होती है। इसका मतलब एस्टर अपना तैयार हो गया है। एस्टर में फलों जैसी गंध आती है। नेक्स्ट हम देखें एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया भी हैं, जैसे एस्टरीकरण अभिक्रिया है। एथेनोइक अम्ल की इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण में एस्टर का निर्माण होता है। एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ऐसी स्थिति में एस्टर का निर्माण होता है। यहाँ पर CH3COOH ये एथेनोइक अम्ल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, साथ में C2H5OH एथेनॉल है। इसकी क्रिया करवा दी तो अपने पास प्राप्त हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड O यानी CH3COO CH2 प्लस H2O। पानी निर्जलीकरण से प्रक्रिया से अलग हो गया है, अम्ल अपन ने लिया है इसलिए। तो इस प्रकार से एस्टर प्राप्त होता है। एस्टर में गंध मृदु होती है, जैसा कि मैंने बताया है कि फलों जैसी इसमें गंध आती है। इत्र बनाने में स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। अच्छी खुशबू आती है इस वजह से। नेक्स्ट ले सके सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। तो साबुन CH3COO C2H5OH C2H5NaOH के साथ क्रिया करवाई तो C2H5OH
एथेनॉल यानी एल्कोहल अपने को प्राप्त हुआ, साथ में CH3COONA सोडियम एसीटेट का जो लवण प्राप्त हुआ है वो साबुन के रूप में अपने को प्राप्त होता है। अब सारक के साथ इसकी कैसे अभिक्रिया होती है एथेनोइक अम्ल की, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।